तो आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में। कॉस्ट मैनेजमेंट में देखेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या होता है, जिसको हम लोग एसएमबी बोलते हैं। एक्स्ट्रा आइटम वर्कआउट कैसे करते हैं, उसका पेमेंट कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड आइटम क्या होता है, उसका पेमेंट कैसे करेंगे। अप्रूवल कैसे लिया जाता है, किन के थ्रू अप्रूवल लिया जाएगा प्रोजेक्ट में। प्रोसीड्यूर फॉर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ 75% ऑफ वैल्यू फॉर बिल, उसका हम लोग क्या प्रोसीड्यूर है। जैसे आपको कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिट करता है तो उसको 3 to 5 डेज में आपको क्या बिल पेमेंट करना चाहिए। फिर अंडर 10 to 15 डेज में कितनी वैल्यू ऑफ बिल पेमेंट करना चाहिए। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि डेविएटेड आइटम का जो अप्रूवल होता है वो किस वे में लेते हैं, उसका प्रोसीड्यूर क्या है। फिर उस आइटम का हम लोग ईआरपी में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर उसका पेमेंट कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑन द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 3 कॉस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग देखें कि जब प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग इज डिवाइडेड मेनली इनटू 6 स्टेजेज। प्रोजेक्ट का कंट्रोलिंग जो है 6 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दूसरा है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट, तीसरा है टाइम मैनेजमेंट, चौथा है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, पांचवा है क्वालिटी मैनेजमेंट और छठा है सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 2 में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट लेक्चर नंबर 3। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या देखे थे। पहला था कि जब आप एलओए इशू करेंगे तो फिर आप किक ऑफ मीटिंग जो है कॉन्ट्रैक्टर के को बुलाएंगे इस प्रोजेक्ट साइट पे, और उसके बेसिस पे एलओए के बेसिस पे डिस्कस करेंगे कि माइलस्टोन क्या है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए कंप्लीशन शेड्यूल बनाया जाएगा। वर्क मोबिलाइजेशन एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी सबमिट करने के लिए उनको बोला जाएगा। उसके साथ आपका थ्रू आउट स्टडी किया जाएगा एग्रीमेंट का, जो क्लाइंट के साथ है, एग्रीमेंट विद कंसल्टेंट के साथ जो है, एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बना है। उसके साथ साथ आपका सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल, सीपीडब्ल्यूडी क्वालिटी मैनुअल, सीपीडब्ल्यूडी सेफ्टी मैनुअल, और आपको एक लिस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का बनाना है जो एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रोजेक्ट का। फिर हम लोग देखे थे कि स्टडी ऑफ बीओक्यू, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखेंगे। लेटेस्ट सीपीडब्ल्यूडी का स्पेसिफिकेशन जो है वो हम लोग फॉलो करेंगे। जीएफसी ड्राइंग को रीड आउट करना है, और वर्क कंप्लीशन शेड्यूल जो बेसलाइन प्रोग्राम बोलते हैं हम लोग, उस पट के थ्रू जो बना के दिया जाता है उस चार्ट को हम लोग रीड करेंगे। फिर प्रिपरेशन करेंगे डब्ल्यूबीएस का, मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का, सभी मेजर और माइनर के लिए एक्टिविटी जो आपका प्रिपेयर है टाइमलाइन, उस एक्टिविटीज के लिए बाय क्रिटिकल पार्ट मेथड के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोग कंक्रीट में डिजाइन जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जैसे कि एनआईटी, आईआईटी और कोई भी अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और एनी एनेबल अप्रूव लैब जैसा होता है। फिर कंप्लीशन ऑफ बैरिकेडिंग, जैसे कि आपका साइट ऑफिस का बैरिकेडिंग, क्लाइंट ऑफिस का, उसके बाद ईपीसी एजेंसी वर्क का, कॉन्ट्रैक्टर ऑफिस का, सीमेंट गोदाम का, अदर स्टोरेज जो भी है जैसा लेबर हेटमेंट है, बैचिंग प्लांट का है, इस सभी को आपको सैंड और एग्रीगेट का फैसिलिटी स्टोरेज है, सबका बैरिकेडिंग करवाना है। फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी का जो है मोबिलाइजेशन जो है वो होना चाहिए साइड पे। फिर हम लोग को जो है वीकली स्ट्रक्चर रिव्यू मीटिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ करना है, वेंडर के साथ करना है, और मंथली जोनल लेवल में करना है। जो भी बोटलनेक होगा उस प्रोजेक्ट का वो जितना जल्दी हो उसको रिमूव किया जाएगा। और पीरियोडिक मीटिंग जो है क्लाइंट के साथ नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जो भी नेसेसरी डिसीजन है या रियलाइजेशन है वो आपका ओएसडी के साथ किया जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी इशू है वो ताकि जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट टास्क, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, रिसोर्स मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, मोबाइल ऐप है या जो भी आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसके थ्रू मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट टास्क का, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज का, रिसोर्स मैनेजमेंट का, इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग को मॉनिटरिंग करना है। उसके बाद है आपका ए रिस्क मैनेजमेंट प्लान प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि रिस्क एसोसिएट आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या है और उसका मिटिगेशन प्लान क्या है। फिर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क टाइम के साथ, कॉस्ट के साथ और क्वालिटी के साथ, सेफ्टी के साथ होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएमबी बोलते हैं, ये प्रिपेयर किया जाएगा, हैज टू बी प्रिपेयर्ड एट साइट ऑफ द प्रोजेक्ट based on the good for construction drawing issued by the consultant. The quantities of the item should be taken from the GFC drawing, and all expected item, substituted item should also be considered in this SMB. सबसे पहले एक आपको प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बेस्ड ऑन द जीएफसी ड्राइंग मीन्स जिसको हम लोग बोलते हैं
कोड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो कंसल्टेंट के थ्रू इशू किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक बनाना है। और जितने भी आइटम होगा जीएफसी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और जितना भी ऑल एक्सपेक्टेड आइटम है, सब्स्टिट्यूटेड आइटम होगा, सभी को इस आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक में कंसीडर करना है। इस बुक की मदद से, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कंप्लीट एक्सपेक्टेड कंप्लीशन प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हैं। और उसके बेसिस से हम लोग ये देख पाएंगे कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेक्टेड VWD है ईच मंथ का, वो कितना आ पा रहा है। ये जो फॉर्मेट है SMB फॉर्मेट, इसका हम अलग से आपको एक स्लाइड में दिखाएंगे बाद के किसी लेक्चर में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, if there are any deviation, substituted item and extra item to be executed, prior approval to be taken from the same from the competent authority as per the SDPOB, so that a check maintained on the total cost of the project and it is ensured that the project cost does not exceed the sectional cost in any case। देखिए, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम होता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता है, POQ में नहीं होता है, या कुछ आइटम ऐसा होता है जो एग्जीक्यूशन में तो दिया गया है लेकिन और भी क्वांटिटी एज पर साइट लगेगा। तो उस केस में क्या होगा, आपको क्या है, एक आपको सबमिशन बनाना है, उस सबमिशन का अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है किसी भी एजेंसी का, EPC का या फिर आपका PNC का, इसलिए क्योंकि टोटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का है वो इंश्योर हो पाए कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कभी भी इन केस सैंक्शन कॉस्ट जो है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे द एक्स्ट्रा आइटम इज वर्कआउट एज फ्लो। पहला है एक्स्ट्रा आइटम जो है उसको कैसे वर्कआउट किया जाएगा। मान लीजिए कोई आइटम है जो एक्स्ट्रा एग्जीक्यूशन आप करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, 3 कोटेशन आर टेकन फ्रॉम द मार्केट और द आइटम टू बी एग्जीक्यूटेड। जो आइटम एग्जीक्यूट कराना है, सपोज मान लीजिए फॉल सीलिंग कराना है, विनाइल फ्लोरिंग का कराना है, फोम कंक्रीट का कराना है, और उस आइटम का हम लोग को एक्स्ट्रा आइटम में कंसीडर करवाना है। अब काम करना तो जरूरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट से 3 कोटेशन 3 वेंडर का लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेट एनालिसिस इज प्रिपेयर बेस्ड ऑन द दियर दिल्ली रेट एनालिसिस ऑफ रेट या मार्केट रेट। एक रेट एनालिसिस बनाना है जो दिल्ली एनालिसिस ऑफ रेट या मार्केट रेट पे डिपेंड होगा। उसके बाद है द रेट्स ऑफ L1 वेंडर इज कंसीडर फॉर प्रिपेयरिंग द रेट एनालिसिस। जो रेट एनालिसिस होगा वो आपका L1 वेंडर का कंसीडर किया जाएगा और उसी से आपका रेट एनालिसिस जो है बनाना है। फिर है द रेट कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड बाय टेकिंग द GST इनवॉइस ऑफ द आइटम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर इफ द मटेरियल इज ऑलरेडी प्रोक्योर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हिच इज नॉट इन कॉमन केस। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई जो काम होता है ना प्रोजेक्ट के साथ, वो आपका 2 और 3 मंथ के लिए दे दिया जाता है अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो उस केस में जो है आपको क्या करना है, GST इनवॉइस लेके, अगर मान लीजिए आप नहीं कर पाए और काम हो गया, उस केस में आपको क्या करना है, GST का इनवॉइस लेना है कॉन्ट्रैक्टर से। और अगर मटेरियल इमरजेंसी में प्रोक्योर हो गया है, जो कॉमन केस में नहीं होता है, तो उसको हम लोग गो अहेड करेंगे इसी GST इनवॉइस के थ्रू। अब है एक्स्ट्रा आइटम। Extra item is created when the item to be executed is not part of the original tender BOQ। एक्स्ट्रा आइटम तब एग्जीक्यूट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जब वो आपके ओरिजिनल टेंडर BOQ के अंदर इंक्लूड ही नहीं है। एंड आइटम टू बी एग्जीक्यूटेड आर प्योरली न्यू डिफरेंट फ्रॉम द आइटम ऑलरेडी अवेलेबल इन द BOQ। वो आइटम जो प्योरली न्यू है, डिफरेंट है, जो आइटम अवेलेबल ही नहीं था BOQ के अंदर, वो एक्स्ट्रा आइटम में आएगा। सब्स्टिट्यूट आइटम आर क्रिएटेड व्हेन द आइटम आर अवेलेबल इन BOQ item but its specification are to be changed or it is to be modified or higher change specification। देखिए, एक्स्ट्रा आइटम वो आइटम है जो आपके ओरिजिनल टेंडर BOQ के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अंदर है ही नहीं, टोटली न्यू, प्योरली न्यू और डिफरेंट फ्रॉम द ऑलरेडी अवेलेबल इन द BOQ। बट सब्स्टिट्यूटेड आइटम ऐसा है कि वो आपके BOQ में तो रहता है लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन मान लीजिए चेंज हो रहा है, या उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है, या हायर चेंज ऑफ स्पेसिफिकेशन है, तब वो सब्स्टिट्यूट आइटम कहलाता है। इन सम केसेज एडिशनल रिक्वायरमेंट में बी रिक्वायर्ड टू बी डन एज पर द बिल्डिंग प्लान सेक्शन ऑथोरिटी। मतलब कुछ केसेस में एडिशनल रिक्वायरमेंट की नीड हो सकती है जो बिल्डिंग प्लान सेक्शन ऑथोरिटी के थ्रू किया जाएगा या फायर ऑथोरिटी के थ्रू। और इवन द क्लाइंट इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दीज आइटम इन्वॉल्व ब्रस्टिंग ऑफ सेक्शन, इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम नीड टू बी गिवन टू द क्लाइंट। आपको क्लाइंट को इसका इन्फॉर्मेशन देना है। और ये फेस और फाइनेंशियल सेंक्शन जो है वो टेकन आपको ले लेना है, कहाँ से, क्लाइंट के थ्रू, ताकि बाद में फ्यूचर में कोई ऐसा आपको ऑब्लिगेशन ना हो। अब है प्रोसीड्यूर फॉर प्रोविजनल पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ बिल
डेविएटेड एन एक्स्ट्रा आइटम एंड अटैच टाइमलाइन। देखिए जो बिल है वो कैसे सबमिट होगा, तो आप कैसे पेमेंट कर सकते हो उसका। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर आपको बिल क्लेम किया, आपको अब कैसे पेमेंट करना है, तो उसका जो प्रोसीड्यूर है वो है कि 75% ऑफ द आर ए बिल अमाउंट मे बी पेड विद इन 3 to 5 days। 3 से 5 दिन में बिल सबमिशन के बाद वर्किंग डेज में आपको 75% जो है प्रोविजनल पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को करना है आफ्टर सबमिशन ऑफ द बिल बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द इंजीनियर इन चार्ज विथ ऑल रिक्वायर्ड डिटेल। लेकिन उस डॉक्यूमेंट के साथ सभी जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे आपका ई इनवॉइस ऑफ द स्टील, अगर स्टील का एजुकेशन हुआ तो ई इनवॉइस ऑफ द एग्रीगेट, सैंड, ब्रिक हुआ तो ब्रिक, उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो है आपका ईपीएफ, ईएसआईसी, लेबर लाइसेंस, कार पॉलिसी, डब्ल्यूसी पॉलिसी। उसके बाद बैलेंस बिल जो होगा वो आपको 15 वर्किंग डेज में इस प्रेजेंटेशन के बिल के थ्रू करना है। यह आपका लेटेस्ट वर्क्स मैनुअल है जो सीपीडब्ल्यूडी का है। द पेमेंट टू बी टू द कॉन्ट्रैक्टर शैल बी मेड नॉर्मली ओनली सबमिशन ऑफ द बिल बाय हिम। पेमेंट एक्चुअली जो बेस है, जो आपका प्रोसीड्यूर है, उसमें है कि कॉन्ट्रैक्टर बिल बना के आपको सबमिट करेंगे, उसी के बेसिस से जो है आपको पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, साइट में मेजरमेंट चेक करना है, फिर पेमेंट करना है। लेकिन एवरी एफर्ट शैल बी मेड मेक द पेमेंट विद इन द टाइम लेट डाउन। जो कॉन्ट्रैक्ट में आपका टाइमलाइन दिया गया है उसी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपका पेमेंट करना है। द कॉन्ट्रैक्टर शैल नॉट बी entitled to any interest compensation due to delay in payment as laid down in this clause। अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का क्लोजेज है उसी को हम लोग फ्लो करना है जो उसके अंदर लेट डाउन है। इन केस वेयर द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू सबमिट द बिल, मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्टर बिल बना ही नहीं पा रहे हैं भाई, उसके पास तो डिले कर दिया, नहीं हो पा रहा है, तब इंजीनियर इंचार्ज बिल बनाएंगे। और इट इज however clear that the contractor shall be paid only after realizing corresponding payment from the client। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बिल का क्लाइंट अगर ईपीसी और पीएमसी एजेंसी को पेमेंट दे चुके हैं, उस केस में अगर कॉन्ट्रैक्टर बिल सबमिट नहीं भी करता है तो इंजीनियर इंचार्ज बिल बनाएंगे और बिल बना के उसका जो पेमेंट है उसको इनिशिएट कर देंगे रिलीज करने के लिए। On the receipt of written request from the contractor and on the basis of the certificate from the engineer, interim advance payment without detailed measurement for work done may be at the rate of 50% of the SS value। मान ली अगर रिटेन रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आपको देता है तो वो कॉपी का सर्टिफाइड कराना है इंजीनियर इंचार्ज के थ्रू। एक इंटरिम पेमेंट जो है एडवांस पेमेंट बिना कोई मेजरमेंट का आप दे सकते हैं जो आपका एसएस वैल्यू का 75% होगा। द एडवांस पेमेंट सो अलॉटेड शैल बी एडजस्टेड इन द सब्सिक्वेंट रनिंग बिल बाय टेकिंग डिटेल मेजरमेंट देयरऑफ। उसके बाद जो रनिंग बिल सबमिट करेंगे उसमें डिटेल मेजरमेंट होगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस से जो आपने एडवांस पेमेंट किया है वो वहां से उसका डिडक्ट करके बाकी पेमेंट रिलीज किया जाएगा। इफ at any stage it is found that the amount of interim advance payment claimed by the contractor was excessive, this facility of interim advance payment should be withdrawn। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि ये पाया गया कि इंटरिम एडवांस पेमेंट जो है जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू क्लेम किया गया वो एक्सेस है, वो इंटरिम एडवांस पेमेंट जो है विड्रॉल कर लिया जाए। फिर है पेंडिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रिवाइज रेट पेमेंट फॉर द वर्क डन इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी up to which until rate have been specified will be allotted by the bill paying authority only at 75% of contract means BOQ rate of the item। कोई भी पेंडिंग अप्रूवल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के से पेंडिंग है रिवाइज रेट के लिए, तो उस केस में जो है जो क्वांटिटी एक्सेस करेगा उस आइटम का उस रेट का जो स्पेसिफाइड किया गया है, तो उसके थ्रू आप 75% जो है कॉन्ट्रैक्ट रेट का उस आइटम में कंसिडरेशन करेंगे। Efforts would be made to obtain the approval of competent authority expeditiously for the revised rate applicable to such quantity so that work does not suffer on account of non-payment part to contractor for want of approval or competent authority। मतलब आपको एफर्ट इस दिशा में लगाना है कि जो भी अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना है, एक्सपेडिटली करना है, उसको रिवाइज रेट में अगर क्वांटिटी का अप्लीकेबल है तो उस केस में तो नॉन पेमेंट की वजह से आपका प्रोजेक्ट सफर नहीं करना चाहिए, जो भी है वो अप्रूवल लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और रिसॉल्व करना चाहिए। Till sanction of the rate of extra substituted item by the approving authority as per the SDOP, the contractor may be paid 75% of rate excess by the engineer in charge for such item। जब तक सेक्शन होगा उस सब्स्टिट्यूटेड आइटम का अप्रूविंग अथॉरिटी के थ्रू, तो जो आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर है तो कॉन्ट्रैक्टर को आप 75% जो है रेट एक्सेस दे सकते हैं उस आइटम का। The consultant also need to give justification for introduction of any extra item, substitute item, deviation
beyond the limit prescribed in this agreement with reason that why these items were not considered in the original BOQ। अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि कंसल्टेंट को भी जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा उस एक्स्ट्रा आइटम का, सब्स्टिट्यूट आइटम का, डेविएशन का, क्यों? क्योंकि वो क्यों नहीं एग्रीमेंट में इंक्लूड था, उसका प्रॉपर आपको रीजन भी देना पड़ेगा, तो कंसिडर किया जाए। Once the rate analysis is checked and note is prepared for the approval to the competent authority। एक बार रेट एनालिसिस चेक हो जाने के बाद एक नोट बनेगा और उस नोट को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए सबमिट कर देना है। A note is initiated by the engineer at site and it is thoroughly checked by the site in charge। एक नोट जो इनिशिएट किया जाएगा इंजीनियर के थ्रू साइट से, ये थ्रूली चेक किया जाएगा साइट और यूनिट इंचार्ज के थ्रू एंड सेंड किया जाएगा अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एज पर आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है। The extra item, substitute item and deviated item file is also checked and forwarded by technical head। जो extra item, substituted item, deviated item है वो फाइल जो है फॉरवर्ड किया जाएगा टेक्निकल हेड को, जो एजेंसी का पीएमसी का है, ईबीसी का है, और वहां से वो फाइनेंस इंचार्ज को देंगे, फाइनेंस इंचार्ज अपना फाइनेंस हेड को देंगे और ये अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू लास्टली लिया जाएगा। अगर एक बार आपका एक्स्ट्रा आइटम अप्रूवल हो जाता है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो स्कैन करके ईआरपी आ गया है तो ईआरपी पोर्टल में वो लोग जो है अपलोड करेंगे। अपलोड होने के बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर बिल राइज कर सकता है और द सेम इन ईआरपी एंड इट इज चेक एंड अप्रूव बाय द पीएमसी एजेंसी, साइट इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज, देन इट इज अप्रूव बाय फाइनेंस इंचार्ज एंड जोनल इंचार्ज फॉर द पेमेंट। जब एक बार बिल अपलोड हो जाएगा अप्रूवल तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर बिल राइज करेगा और जो उसको उस बिल को चेक किया जाएगा पीएमसी एजेंसी, साइट इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज के थ्रू। उसके बाद फिर फाइनेंस इंचार्ज अप्रूव करेंगे और जोनल इंचार्ज उसका पेमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।